हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री राइटिंग पर, एक इम्पोर्टेंट और राइटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो क्या नाम है? तो सलमान रश्दी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। ठीक है, इनके बारे में हम पूरी चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सलमान रश्दी जो हैं, इनसे एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि ये थोड़े विवादित राइटर रहे हैं ना, इसलिए इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इनका जो डेट ऑफ ईयर है, बर्थ ईयर है, वो है 1947। और इनकी जो डेथ ऑफ ईयर है वो अभी नहीं हुई, तो नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सलमान रश्दी इज एन ब्रिटिश इंडियन नोबलिस्ट एंड एन एसेइस्ट। ही वॉज born ऑन 19 जून 1947 इन मुंबई। ठीक है, तो ध्यान से, इन जो सलमान रश्दी हैं, ये एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं। ठीक है, और जिनका जन्म जो है 19 जून 1947 को हुआ था। ठीक है, ही सेकेंड नॉवेल मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 वॉज वॉन द बुकर प्राइज। इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से। ठीक है इनकी एक सेकेंड नॉवेल है जिसका नाम है क्या, मिडनाइट चिल्ड्रन, जो 1981 पे आई थी। इसने द बुकर प्राइज जीता है। ठीक है, द बुकर प्राइज जो है वो बहुत बड़ा अवार्ड है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, most of his fictions are set in India subcontinents. He is said to combine magical realism and historic fiction. ठीक है, तो ये जो है इनके जितने भी वर्क हैं, अगर आप देखेंगे तो वो भारत के और भारत के जो मिले हुए जो देश हैं, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, है ना, बांग्लादेश, यहाँ से मिलते जुलते इनके जो वर्क हैं वो रहते हैं, इस जगह से सेट किए जाते हैं। ठीक है, द फोर्थ नॉवेल द सैटेनिक वर्सेस, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ध्यान रखिएगा। सैटेनिक वर्सेस जो है इनका 1988 में आया था। ठीक है, वॉज द सेंटर ऑफ मेजर कंट्रोवर्सी प्रोवोकिंग प्रोटेस्ट फॉर मुस्लिम इन सेवरल कंट्रीज। डेथ थ्रेट्स वर मेड अगेंस्ट हिम इंक्लूडिंग अ फतवा कॉलिंग फॉर हिज असैसिनेशन इशूड बाय यो आयातुल्लाह रुहुल्लाह कोमेनी, द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, बट प्रोटेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इनको जो है बहुत ज्यादा ये फेमस हो गए थे, और इसी कारण से ये जो है भारत से विदेश भी भाग गए थे, और इसी कारण से ये इतने फेमस हुए कि इनके क्वेश्चंस जो हैं आज तक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इनका जो चौथा नॉवेल है, फोर्थ नॉवेल है, सैटेनिक वर्सेस, जो 1988 पे आया था, बड़े विवादों का केंद्र रहा, बड़े विवादों से घिरा रहा ये। ठीक है, इसमें कई देशों में जो मुसलमान के इनके विरोध में भड़क गए, एकदम इनके विरोध में आ गए, उनके खिलाफ जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता, जो ईरान की जो सबसे सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने भी वो भी उसमें क्या थे, शामिल थे। ठीक है, लेकिन उनको बचाने का काम किसने किया? तो भैया ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको बचाने का जो है वो काम किया। ठीक है, जो ईरान के सर्वोच्च नेता थे उनका नाम क्या था? तो आयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी, ठीक है, द्वारा इनके जान से मारने की या हत्या करने का आह्वान किया था। ठीक है, और फतवा भी जारी किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इसी कारण ये थोड़ा विवादित में थे। ठीक है, विवाद में घिरे रहे। In June 2007, Queen Elizabeth II knighted him for his service to literature. Since 2000, he is living in US. ठीक है, तो जून 2007 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें साहित्य में उनकी सेवाओं के लिए नाइट की उपाधि दी थी। नाइट की उपाधि जो है, साहित्य में अच्छे काम करने वाले को नाइटेड किया जाता है, तो उनको नाइट की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 2007 में क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था। ठीक है, और 2000 से ये यूएस में क्या हो गए थे, रहने लगे थे। 2007 से कहाँ चले गए थे ये, सॉरी 2000 से ये कहाँ चले गए थे, ब्रिटिश से यूएस चले गए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे। इन 2012 ही पब्लिश जोसेफ एंटोन a memoir, an account of his life in the wake of the controversy over the satanic verses. With this name he was hiding of fear of fatwa. ठीक है,
अब अगेन देखिएगा इनके बारे में, एक ये नाइटेड वाली इनकी जो लाइन है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, 2012 में इन्होंने जोसेफ एंटोन्स अ मेमोयर प्रकाशित किया, ठीक है। एक वर्क इनका और आया, जोसेफ एंटोन, ठीक है। जो विवादों के मद्देनजर, ये विवाद में फिर से ना आ जाए इसलिए ये क्या किए, इस बार क्या किया, इन्होंने अपने नाम को छुपा लिया, अपने नाम को उजागर नहीं होने दिया कि ये जो वर्क है ये मेरा है, इन्होंने ये नहीं बताया, ठीक है। क्योंकि सैटेनिक वर्स में इनकी बहुत ज्यादा क्या हुई थी, फतवा भी जारी हो गया था, फतवा के डर के मारे इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, ठीक है। लेकिन ये वर्क भी इनका विवादों से घिरा रहा, ठीक है। रुश्दी फर्स्ट नॉवेल ग्रीमस, ठीक है, या ग्रीमस 1975 में आया था। अपार्ट साइंस फिक्शन टेल वाज जनरली इग्नोर्ड बाय द पब्लिक एंड लिटरेरी क्रिटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो रुश्दी का जो पहला उपन्यास था ग्रीज्म, 1975 में आया था, जो विज्ञान के ऊपर क्या था, एक प्रकार का है, विज्ञान के ऊपर था। आमतौर पे जनता द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, नजरअंदाज कर दिया गया था, इग्नोर कर दिया गया था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया गया था, ठीक है। इनकी जो फर्स्ट नॉवेल थी। फिर दूसरे से तो इनको पता ही है आप लोग को कि इन्होंने धमाल मचा के रखा था, ठीक है। आगे चलते हैं। रुश्दी ग्रू अप इन मुंबई एंड वाज सेंट टू जॉन कैनन स्कूल वेयर ही वाज इन इनटू, यहाँ पे एजुकेटेड होगा, ठीक है, स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, इनटू द एंग्लोफोन इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। दिस सिस्टम्स एम हैड बीन formulated over 200 years ago by Thomas Bevington मैकाले। रुश्दी का पहला जो उपन्यास था, ये तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। रुश्दी जो हैं, सलमान रुश्दी जो हैं, वो मुंबई में पले बढ़े और उन्हें जॉन कैनन स्कूल में भेजा गया पढ़ने के लिए, जहां उन्हें एंग्लोफोन भारतीय शैक्षणिक प्रणाली में शामिल किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य 2 साल पहले थॉमस बविंगटन मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। मतलब एक प्रकार की शिक्षा नीति थी जो मैकाले की थी, उसी तरह की शिक्षा नीति में इनको क्या किया गया, पढ़ाया गया, ठीक है। थॉमस बेविंगटन मकाले, इनका पूरा नाम है टीवी मकाले। मकाले का नाम सुना होगा, मैकाले का नाम। द राइटर ऑफ द इनफेमस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 फाइंड अ मेंशन इन रुश्दी द मूर लास्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन इसलिए है क्योंकि जॉन मैकाले से संबंधित है। मैकाले जो है वो बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने ही पूरे गुरुकुल खत्म किए थे, इन्होंने ही भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी उसको भी इन्होंने ही डिस्टर्ब करने का काम किया था। आजकल तक हम लोग अपने गुरुकुल में नहीं पहुंच पाए, अंग्रेजी शिक्षा जो ग्रहण किए, ठीक है। तो ये सब किसकी देन है, तो ये मकाले की देन है, ठीक है, मैकाले। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक विख्यात मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 में आया था, जिसके जो लेखक हैं वो कौन है, मैकाले हैं। इसका उल्लेख जो है रुश्दी ने द मूरलास सिंह में मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, द मूरलास जो साई है, वो वर्क जो है वो किसका है, तो सलमान रुश्दी का है। और उसमें मैकाले की जो मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन पॉलिसी है उसका जो प्रमाण है वो मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। His novel Midnight's Children 1981 raised him to literary nobility. For this, he won Booker Prize in 1981. In this novel, character Salim Senai has been compared to Rushdie, but Rushdie refused about it, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनका एक नॉवेल है मिडनाइट चिल्ड्रन जो बहुत फेमस है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा भी। इन्होंने साहित्य में अच्छा काम किया था इसमें, ठीक है, जिसके लिए 1981 में बुकर प्राइज इनको मिला था, ठीक है। इस उपन्यास में, इस नॉवेल में एक किरदार आपको मिलेगा सलीम सिनाई, ठीक है, जिसकी तुलना रुश्दी से की जाती रही, लेकिन इन्होंने इनकार किया रुश्दी ने कि ये मैं नहीं हूं, मेरा करेक्टर ये नहीं है, ठीक है। रुश्दी रोट शेम 1983 in which he depicted the political turmoil in Pakistan, basing his character on Zulfikar Ali Bhutto and General Ziaul Haq, ठीक है।
तो रुश्दी ने सेम एक वर्क लिखा 1983 में, जिसमें उन्होंने अपने पात्रों के आधार पर पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल मचा दी। ठीक है, मतलब ये लिखा नॉवेल और पाकिस्तान में उथल पुथल मच गई, ऐसा कुछ इन्होंने चरित्र चित्रण किया था। उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल लिया उल हक पर ऐसा चरित्र चित्रण किया गया था। ठीक है, वहां के कुछ नेता उतर रहे होंगे उनके ऊपर। ठीक है, चलिए। ही रोट अ नॉन फिक्शन about Nicaragua in 1987 called the Jaguar Smile. It has a political focus and is based on his first-hand experience and research at the scene of Sandinista political experiment. ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में, चलिए बता ही देता हूँ। इन्होंने 1987 में निकारागुआ के बारे में द जगुआर इस्माइल नामक एक नॉन फिक्शन लिखा, मतलब एक नॉन फिक्शन लिखा इन्होंने। ठीक है, इसका फोकस जो है राजनीतिक है, और यह सोडिनिस्टा राजनीतिक प्रयोग के दृश्य पर अपने प्रत्यक्ष, देखिए ज्यादा ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है, जो थॉट हैं, जो आपके कह सकते हैं फैक्ट हैं, उनको आप पढ़िएगा तो उस पर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये बाकी उनके बारे में मैंने चूंकि डिटेल ले लिया है, तो डिटेल क्लास में थोड़ा सा ये चीजें आ गई हैं। ठीक है, बाकी इनके बारे में जो चीजें पूछी जाती है, इनके जनरली जो वर्क है ना, उससे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपसे बननी ही चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। रुश्दी हैज पब्लिश्ड मैनी शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूडिंग दोज collected in East West 1994 and the Moors Last Sigh, family epic ranging over some 100 years of India's history and was published in 1995। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तो एक बुक के बारे में आपको बता भी चुका था, और बता देता हूँ कि रुश्दी ने कई सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, जिसमें ईस्ट वेस्ट 1994 पे आई थी, द मूर्स लास्ट सिंह साहिब मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये भी एक कहानियां इसमें भी संग्रहित की गई हैं, और भारत में लगभग 100 वर्षों के इतिहास पर आधारित पारिवारिक महाकाव्य जो है एपिक, जो कहते हैं ना एपिक, वो भी इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। ठीक है, और 1995 में जिसे इन्होंने क्या किया था, प्रकाशित किया था या पब्लिश किया था। द ग्राउंड बेनिफिट हर फीट 1999 में प्रेजेंट अल्टरनेटिव हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न रॉक की म्यूजिक, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सलमान रुश्दी ऐसे राइटर हैं, मैं आप लोग को बता दूं, इनके ऊपर अभी भी क्वेश्चन पीएससी वगैरह में पूछा जाता है कि ये किसकी बुक है, तो सलमान रुश्दी की निकलती है, क्योंकि अभी भी ये वर्क लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या मैंने बताया आप लोगों को, द ग्राउंड वेनिथ हर फीट 1999 पर आया था। आधुनिक रॉक संगीत का एक ये वैकल्पिक इतिहास, मतलब ये मतलब रॉक म्यूजिक जो होता है ना, उसका ये मॉडर्न जो रॉक म्यूजिक है उसकी हिस्ट्री को बताता है। ठीक है, इसमें किसमें, द ग्राउंड बेनेथ हर फीट। हिज नॉवल लूका एंड द फायर ऑफ लाइफ वॉज पब्लिश्ड इन 2010। ठीक है, लूका और या लौका इसे आप कह सकते हैं, और एंड द फायर ऑफ लाइफ जो है पब्लिश हुआ 2010 में। ठीक है, ही इज द फाउंडर ऑफ पेन वर्ल्ड बॉयज फेस्टिवल। ही कॉल्ड हिमसेल्फ हेरल्ड हेरोल्ड लाइन एथियस्ट इन एन इंटरव्यू। ये लाइन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले कि अपने आप को किस नाम से क्या करते थे, पुकारा करते थे, या अपने आप को किस नाम से वो बताते थे। तो उन्होंने एक साक्षात्कार में खुद को हेराल्डिन नास्तिक कहा है। ठीक है, एथियस्ट मतलब नास्तिक। ये नास्तिक थे, तभी तो मुस्लिम होकर के मुस्लिम के खिलाफ ही क्या करते थे, वर्क लिखते थे। ठीक है, और जिससे पूरी खलबली मच जाती थी, और खलबली मच जाती थी तो फिर क्या होता था, फिर फतवा जारी होता था, इनको मारने की धमकियां मिलती थी। मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ रुश्दी आर रिटन इन द स्टाइल ऑफ मैजिक रियलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक और वर्क है इनका, जो इनकी जितनी ज्यादा जो भी बुक थी रुश्दी ने जो लिखी थी, इनकी जो इनका जो लिखने का स्टाइल है, मैजिक रियलिज्म पर लिखी है, यथार्थवादी पर लिखी है। ठीक है, और जादुई यथार्थवादी पर इन्होंने इनकी जो है ज्यादातर वर्क है। ठीक है, Salman Rushdie coined the term
कटनी फिक्शन in the novel Midnight's Children. Kidney fiction means transformation of English having an additional continuation of making the language used in novel tangy and more flavorsome and exciting. देखिए सलमान रुश्दी ने चटनी फिक्शन ये चटनी फिक्शन का पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चटनी फिक्शन शब्द गढ़ा, ठीक है। चटनी फिक्शन शब्द इनका ही दिया हुआ है, किसका? सलमान रुश्दी का। अगर पूछ ले तो बता दीजिएगा चटनी फिक्शन जो शब्द है वो किसका है, तो सलमान रुश्दी ने उसको बनाया है। और उपन्यास मिड नाइट्स चिल्ड्रन में चटनी फिक्शन का अर्थ इंग्लिश का रूपांतरण है। चटनी फिक्शन का मतलब क्या है? इंग्लिश का रूपांतरण है, इसका मतलब है, जिसका एक अतिरिक्त अर्थ उपन्यास में प्रयुक्त भाषा को अधिक रुचिकर और रोमांच बनाता है। मतलब देखिए कुल मिला के चटनी फिक्शन शब्द का जो प्रयोग है सलमान रुश्दी ने किया, और इन्होंने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया? इंग्लिश के रूपांतरण के लिए, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी चीज को ज्यादा अच्छा क्या बना सकते हैं? रोमांचक और रुचिकर बना सकते हैं, ठीक है। The main characteristic of Rushdie's writing in use of fragmented narrative structure with multiple shift in consciousness, chronology and location. तो रुश्दी के लेखन में जो मुख्य विशेषता है वो क्या थी? तो ये भैया थी चेतना, ठीक है। क्या थी? चेतना की थी, ठीक है। कालक्रम का था और स्थान में कई बदलाव के साथ साथ खंडित संरचना को उपयोग, मतलब ये अपने वर्क में क्या लाते थे, कह सकते हैं आप वेरिएशन लाते थे, जिससे इनका जो मतलब जो वर्क था वो कभी बोरिंग नहीं लगता था, ठीक है। जैसे आप लोग को मेरी क्लास लग रही होगी बोरिंग, वैसा नहीं लगता था, ठीक है। जीवी देसानी, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया ना इसलिए बोरिंग तो लग ही रहा होगा, क्यों लग रहा है कि नहीं आप लोग बताइए। अनामिका जी, मनीष जी, रीता जी, ज्योति जी, निधि जी, राजन जी, ज्योति जी, बताइए बोरिंग लग रही है कि नहीं क्लास? चलिए इनको और छोड़ते हैं, आगे चलते हैं नॉवेल में इनके, ठीक है। तो जो फर्स्ट इनकी नॉवेल थी वो मैंने आपको बता ही दी थी, ग्रीसम, ठीक है। ग्रीमस ग्रीमस जो है 1975 पे आई थी। इसमें इन्होंने डेब्यूट किया था नॉवेल में इसमें, ठीक है। और इस डेब्यूट में इनका ये इसमें जो कहानी बताई गई थी वो ट्वेल्थ सेंचुरी की सूफी पोयम थी ये। इट इज इन साइंस फिक्शन, ठीक है। और साइंस साइंस की चीजें इसमें थी, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा सलमान रुश्दी का पहला जो नॉवेल था वो क्या था? ग्रीमस था, ठीक है। नेक्स्ट है मिड नाइट्स चिल्ड्रन, जो मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए इनको क्या है और कई अवार्ड भी मिले हैं, ठीक है, मिड नाइट्स चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। इसके बारे में क्या है तो चल समझते हैं। इट डील्स विद इंडियाज, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मिड नाइट्स चिल्ड्रन किसका वर्क है? तो सलमान रुश्दी का वर्क है। और सलमान रुश्दी के आपको जितने वर्क मैं आज बताऊंगा वो सभी वर्क आपको बनने चाहिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। It deals with India's transition from British colonialism to independent and the partition ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें एक ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता तक, मतलब मैंने आपको बताया था ना कॉलोनियल पीरियड पढ़ाया था, तो वो उस तरह की चीजें हैं ये। वहां से लेकर स्वतंत्रता तक भारत के जो संक्रमण और ब्रिटिश भारत के जो विभाजन संबंधित जो बातें हैं वो इसमें लिखी गई हैं मिड नाइट्स चिल्ड्रन में, ठीक है। इसलिए इनको क्या मिला है? तो इसी के लिए इनको मेंस बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। एंड जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज भी इनको इसके लिए मिला है 1981 पे। फॉर दिस ही ऑल्सो गॉट बुकर ऑफ बुकर्स प्राइज। इनको कई सारे अवार्ड जो हैं मिड नाइट्स चिल्ड्रन के लिए मिले हैं, ठीक है। द स्टोरी इज टोल्ड बाय इट्स चीफ प्रोटोगनिस्ट सलीम सेनाई। इट स्टार्ट विथ आई वॉज born इन द सिटी ऑफ बॉम्बे वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो कहानी है ये एक जो इसका मुख्य हीरो है सलीम सनाई उसके ऊपर बताई गई है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? तो आई वॉज born इन द सिटी ऑफ बॉम्बे, मेरा जो जन्म हुआ है वो बॉम्बे में हुआ है, और एक बार की बात है। इस तरह से पूरी कहानी की शुरुआत हुई है। द जेनर ऑफ द नॉवेल इज मैजिक रियलिज्म एंड हिस्टोरियोग्राफिकल मेटाफिक्शन, ठीक है।
ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये जो वर्ग हैं वो आपको याद होना चाहिए, या फिर मैं आप लोग को बता दूं, ये मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। द जेनर ऑफ दिस पोएम मैंने आपको बता दिया, सलीम सिन्हाई इज born एट द एग्जैक्ट मोमेंट वेयर इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री एग्जैक्टली एट मिडनाइट, ठीक है। मतलब ये जो सलीम सिन्हाई नाम का जो व्यक्ति है, जिस दिन भारत क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, उसी दिन मिडनाइट में, आधी रात में, इस सलीम सिन्हाई का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, मिडनाइट चिल्ड्रन। चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। सेम सेम इनका एक और वर्क है जो 1983 पे आया था। इस पे हम लोग कुछ जानते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सोचते हैं, ठीक है। सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं सर हाँ मजा आ रहा है, यस नो सर, इट्स इंटरेस्टिंग क्लास, नो एलिस बेल, ठीक है, नो सर, ठीक है। चलिए, तो अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग को बोर लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर पढ़ते रहेंगे, छोटी छोटी चीज को नोट करते रहेंगे, रोज कुछ ना कुछ अपने संग्रह में जोड़ते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब आप एमपीसेट यूसी नेट क्वालिफाई करके किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ नॉवेल इज वायलेंस विच इज वॉर्न आउट ऑफ सेम, ठीक है। तो यहाँ पे सेम की कहानी है। सेम की कहानी में क्या है, तो उपन्यास का जो केंद्रित विषय है वो शर्म है, शेम है ही, सेम शेम लिखा है तो शेम मतलब क्या होता है, शर्म। तो शर्म के बारे में ये पूरी क्या है, कहानी है। क्या है देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ शेम एंड सेमलेसनेस आर एक्सप्लोर्ड through all the character with the main focus on Sufia, Genovia and Omar ख्याम प्रोटैगनिस्ट। इट इज सेट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो सेम जो कहानी है, जो ये नॉवेल है, ये कहाँ पे बेस्ड है, पाकिस्तान के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसमें मुख्य फोकस के साथ सभी पात्रों के माध्यम से शर्म और बेशर्मी के बारे में जो है चीजें बताई गई हैं। इसमें जो मुख्य नायक है वो दो हैं, एक का नाम सूफिया जिनोविया है और दूसरा का उमर ख्याम। ये दोनों ही क्या है, हीरो हैं। और ये जो कहानी है वो पाकिस्तान की है, ठीक है। इंपॉर्टेंट अगर कैरेक्टर की हम बात करें तो उमर ख्याम, शकील, चुन्नी, मुन्ने एंड बन्नी शकील, मदर ऑफ उमर ख्याम। मदर ऑफ उमर ख्याम का नाम, जो मदर हैं वो क्या, उनका नाम क्या है, बन्नी शकील, ठीक है। एंड बारवर शकील है, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, इनके करेक्टर हैं। द स्टोरी ऑफ द नॉवेल टेक प्लेस इन द टाउन कॉल्ड क्यू विच इज एक्चुअली फिक्शन वर्जन ऑफ क्वेटा, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे जिस जगह पर इसको सेट किया गया है उस जगह का नाम यहाँ पे क्यू बताया गया है, ठीक है। और क्यू किससे रिलेटेड है, तो वो क्वेटा, पाकिस्तान की एक जगह है क्वेटा, वहां से रिलेट किया गया है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सेम जो है उसके करेक्टर्स कौन कौन है, ठीक है, उसके हीरो कौन सा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटेगनिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपको हीरो प्रोटेगनिस्ट एक ही चीज है, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और साथ में ये क्यू के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान पे ये बेस्ड है, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं द सैटेनिक वर्सेस, ठीक है। सैटेनिक वर्सेस के बारे में मैंने आप लोग को बता ही दिया था। ये भी बहुत ज्यादा फेमस एक कहानी है, ठीक है। इस पे भी जो है सलमान रुश्दी को बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी इस पर, ठीक है। तो सैटेनिक वर्स कब लिखा गया, तो भैया 1988 पे लिखा गया। दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वर्क ऑफ रुश्दी, इंस्पायर्ड इन अ पार्ट बाय द लाइफ ऑफ मोहम्मद। अच्छा, मोहम्मद साहब के जो है पैगंबर मोहम्मद, उनके ऊपर इन्होंने कुछ लिखा था, इसलिए ये इतना विवादित रहा है, ठीक है। द सैटेनिक वर्सेस 1988 पे आया था, ठीक है। आगे चलते हैं। द टाइटल रिफर्स टू सैटेनिक वर्सेस अ ग्रुप ऑफ कुरानिक वर्सेस दैट अलाउ intercessory prayers to be made to three pagan मक्कन गॉडेस अल्लाह अल्लाह उज्जा और मेहनत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है समझिएगा, जो शीर्षक है इसका, जो मेन टाइटल है, ठीक है,
उस टाइटल में शैतानी छंदों को संदर्भित करता है। शैतानिक मतलब सैटेनिक वर्सेस, शैतानी यहाँ पे जो है सैटेनिक वर्सेस, शैतानिक छंदों को क्या करता है, संदर्भित करता है, जो कुरान की आयतों का एक समूह है। अच्छा, कुरान की आयतों का एक समूह है सैटेनिक वर्सेस, उसको उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जो तीन कौन, मक्का की जो गॉडेस हैं, ठीक है, उनके ऊपर है। ठीक है, एक है अल्लाह, ठीक है, दूसरी है उज्जा, ठीक है, और तीसरी कौन है, मेहनत, से मध्यस्थता प्रार्थना करने की अनुमति देता है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बता सकता ये क्या चीज है। The part of the story that deals with satanic verses was based on accounts from the historians all Bakdi and all Taveri. ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज है, द पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट डील्स विद सैटेनिक वर्सेस, तो यहाँ पे ये जो कहानी है इसका एक छोटा सा एक भाग है सैटेनिक वर्सेस। ठीक है, इसमें इतिहासकार ने क्या किया है, अल बकदी और अल ताबेरी के वृत्तांतों पर आधारित है। मतलब ये कोई व्यक्ति, कोई चीजें हैं, हिस्टोरियंस हैं, अल बकदी एंड अल तबेरी, उसके ऊपर ये बेस्ड है सैटेनिक वर्सेस। ठीक है, हेरोल्ड ब्लूम नेम्ड इट रज द लार्जेस्ट एथियस्ट अचीवमेंट। ठीक है, हेरोल्ड ब्लूम ने इसे रुश्दी की सबसे बड़ी सौंदर्य उपलब्धि का नाम दिया है। ये लाइन आप लोग लर्न कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सैटेनिक वर्सेस में अगर सैटेनिक वर्सेस का नाम पूछ ले कि सैटेनिक वर्सेस है क्या, तो कुरानिक वर्सेस हैं। ठीक है, ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ कुरानीज वर्सेस, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर याद रहेगी तो ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है बन जाए। ठीक है, आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे द मूर्स लास्ट साई के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये जो वर्क है 1995 पे आया था। ठीक है, इट इज सेट इन बॉम्बे एंड कोचिन। इट रेफर्स टू द 15th सेंचुरी स्पेन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यह बॉम्बे और कोचिन, कोचिन आप जानते हो दक्षिण भारत में केरल में एक जगह है, कोचिन में स्थापित है। यह शुरुआती बिंदु के रूप में 15वीं शताब्दी के स्पेन को संदर्भित है। ठीक है, स्पेन की चीजें इसमें कुछ आई हैं 15 सेंचुरी की, द मूर्स लास्ट टाइम में। द टाइटल इज टेकन फ्रॉम द स्टोरी ऑफ बोवाडिल अबू अब्दुल मोहम्मद, द लास्ट मोरिस किंग ऑफ हरांडा, हु इज ऑल्सो मेंशन्ड इन इट। ठीक है, तो ये जो वर्क है इसका जो टाइटल है अंतिम मुरिस राजा, जो है मुरिस राजा कोई होंगे बोबाडिल। ठीक है, जिनका पूरा नाम क्या है, अब्बू अब्दुल्लाह मोहम्मद, इस उनकी कहानी यहाँ पे है। ठीक है, इसमें उनका उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसका, तो भैया ये कौन है, बोदाडिल अब्बू अब्दुल्लाह मोहम्मद। ठीक है, इनकी कहानी है द मोस्ट लास्ट टाइम है। ठीक है, द मदर ऑफ नरेटर एंड आर्टिस्ट फ्रेंड ऑफ मदर ईच मेक्स अ पेंटिंग विच दे कॉल द मूर्स लास्ट साई। ठीक है, यहाँ पे द मूर लास्ट साई का जो उत्पन्न हुआ है वर्क, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो वर्णनकर्ताओं ने माँ और माँ की एक कलाकार मित्र, मतलब जो राइटर हैं वो और उनकी माँ की एक फ्रेंड, ठीक है, उनने एक पेंटिंग बनाई और उसी से ये जो शीर्षक है द मूर्स लास्ट साई निकला है। ठीक है, इट टेरस 4 जनरेशन ऑफ द नरेटर फैमिली एंड अल्टीमेट इफेक्ट अपॉन द नरेटर मूर्स जो गोबी, हु इज कॉल्ड मूर। ठीक है, ये जो है जो लिखने वाला व्यक्ति है उसके परिवार की 4 पीढ़ियों और जो मोरिस जोगोबी जिसे मूर कहा जाता है प्रभाव को पता है। चलिए, ऐसी लाइनें हैं, कोई विशेष इसमें नहीं है। कुछ और भी वर्क यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, द ग्राउंड ऑफ बेनेथ हर फीट 1999 पे आया था। अगर आप इनका ये तो जरूर आपको पता होना चाहिए, द ग्राउंड बेनेथ हर फीट किसने लिखा, तो आपको पता होना चाहिए सलमान रश्दी ने लिखा। ठीक है, सालिमार द क्लोन किसने लिखा, तो रश्दी ने लिखा। द इंचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखा, तो भैया हमारे सलमान रुश्दी ने लिखा। 2 years 80 months and 12 8 night किसने लिखा, सलमान रुश्दी ने लिखा। ठीक है, इनके कुछ कलेक्शंस हैं,
ये होमलेस बाय चॉइस, ईस्ट बेस्ट, द बेस्ट अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी, लूका एंड द फायर ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सभी वर्क किसके हैं? सलमान रश्दी के हैं। ये चीजें आपको बननी चाहिए। ठीक है, अगर ये बनती हैं तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। जोसेफ एंटोन मेमोयर 2012 में आया था, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको बनना चाहिए। ठीक है, इमेजिन देयर इज नो हेवन, ये चूंकि नास्तिक थे तो इन्होंने कहा कि भैया कोई हेवन वेवन नहीं है। ठीक है, इमेजनरी होमलैंड ऐसे एंड क्रिटिस, इट इज एन ऐसे द प्रोपाउंड्स एंड एंटी एक्सिस्टेंशियलिस्ट व्यू ऑफ प्लेस। तो ये कुछ वर्क हैं, जागुआर स्माइल। ठीक है, ये कुछ वर्क हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। बस देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं केवल यही आते हैं सलमान रुश्दी के बारे में। जितनी मैंने येलो लाइन की है वो तो आपको पता होनी चाहिए। साथ में मैं आप लोग को बता दूं, इनके जनरली जो क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी तक में आते हैं, यूपीएससी तक में आते हैं क्वेश्चन। और केवल केवल क्या पूछा जाता है, ये वर्क किसके हैं। तो आपको बस ये बताना है ये वर्क इनके हैं, सलमान रुश्दी के हैं। ठीक है, तो ये जितने भी वर्क मैंने आपको बताए हैं सलमान रुश्दी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, सलमान रुश्दी से 1 या 2 क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली सर जी इंग्लिश राइटर को ज्यादा पढ़ाते हैं ना, इंडियन राइटर को नहीं, इसलिए बट अच्छे एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, थैंक यू। नो सर, नो सर, नो सर, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आपको चीजें समझ में आई होगी। ये जो पूरा मैंने आपको कहानी बताई है, ये केवल और केवल किसके ऊपर है? तो भैया सलमान रुश्दी के ऊपर है। सलमान रुश्दी चूंकि विवादों से घिरे हुए व्यक्ति थे, ठीक है, इसीलिए इनके बारे में क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ये क्लास आपकी एमपी सेट यूसी नेट की है। ठीक है, और जिसमें आपको लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, क्योंकि ये राइटर ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जैसे आपके आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, ठीक है, राजा राव, इनके बारे से क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे ही सलमान रुश्दी के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, और जनरली वर्क के ऊपर आते हैं, तो वर्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। आज नहीं, आज पर्याप्त हो गई हैं 2 क्लासें, है ना, बड़ी बड़ी क्लासें थी। तो मिलते हैं कल, और भी आगे चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बढ़िया से सोइए, खाइए, पीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।